अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, हम चैप्टर 13 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। Balance of trade and balance of payment. Question number 1. Which two of the following are non-monetary measures? आपने दो ऑप्शंस हाईलाइट करनी है। पहली बात तो ये याद रखनी है, और वो दोनों मेजर्स हों जो करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं, बट मॉनिटरी नहीं बल्कि नॉन मॉनिटरी हो। तो बच्चे, सबसे पहली ऑप्शन टैरिफ, ये नॉन मॉनिटरी मेजर है। डिफ्लेशन, ये मॉनिटरी मेजर होता है। एक्सपोर्ट सब्सिडी फराहम कर देना, जैसे एक्सपोर्ट पे टैक्स ना लगाना, ये नॉन मॉनिटरी मेजर है। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। एक्सचेंज रेट नहीं, मॉनिटरी मेजर। तो डिफ्लेशन और एक्सचेंज रेट मॉनिटरी मेजर है, टैरिफ एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी नॉन मॉनिटरी मेजर है। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर राइज कर जाए वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू अदर करेंसी, अगर हमारे मुल्क की करेंसी किसी दूसरे मुल्क की करेंसी की बनिस्बत उसकी वैल्यू बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट करके। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन। जी, पहले तो एक्सचेंज रेट नहीं, एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन होती है द प्राइस ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ एन अदर कंट्रीज करेंसी। यहां पे हम ये बात तो नहीं कर रहे, यहां तो हम कंपैरिजन में यहां तो वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू अगर बढ़ गई अदर कंट्री की वैल्यू या एक्सचेंज रेट की बनिस्बत, तो ये एप्रिसिएशन है। बीटा ऑप्शन, करेंसी की एप्रिसिएशन, ये बिल्कुल सही आंसर है। डेप्रिसिएशन नहीं हो रही, ये बात गलत है। और करंट अकाउंट डेफिसिट होता है कि अगर एक्सपोर्ट्स आपकी कम हो, इंपोर्ट्स आपकी ज्यादा हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की डिस्कशन करते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है, एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट्स। बिल्कुल ठीक बात, ट्रू है ये ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन है। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, इसको बैलेंस किया जा सकता है। आपको पता होगा, हमने बैलेंस के बारे में पढ़ा था। हमारे पास दो ऑप्शंस थी, इसे हम कहते थे नेट एरर्स एंड ओमिशन। याद है ना आपको? नेट एरर्स या इसको हम ओमिशन भी बोलते हैं बच्चे। हमने दो बातें पढ़ी थी। हमने कहा था कि अगर तो डेफिसिट हुआ तो फिर हमें क्या करने पड़ेंगे? हमने अपने रिजर्व्स को सेल करना, सेल द रिजर्व्स। अपने रिजर्व्स को मार्केट में बेचो और उससे आप पैसे हासिल करके डेफिसिट से निकल जाओ। दूसरा, अगर आपके पास रिजर्व्स नहीं है तो फिर आप बोरो करोगे, तब आप बोरोइंग करोगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अगर सरप्लस आ जाए, सरप्लस की सिचुएशन में दो ऑप्शंस होंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। फर्स्ट वन ऑप्शन, आपने अगर डेट्स एक्वायर किए हुए हैं तो रीपेमेंट कर दें डेट्स की, तो रीपेमेंट ऑफ डेट है। फर्स्ट वन ऑप्शन तो ये होगी। बट अगर आपके डेट्स नहीं है तो फिर आपने क्या कर लेना है? रिजर्व्स को बाय करना है। ये दो ऑप्शन। अब यहां पे कहा जा रहा है कि अगर डेफिसिट में हो
तो फर्स्ट ये ऑप्शन हो सकती है, सेकंड वन ये ऑप्शन हो सकती है। अब हम ढूंढते हैं सेलिंग गोल्ड रिजर्व्स जितने भी हैं, बिल्कुल ठीक, यही ऑप्शन है पहली वाली। बीटा बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि डेफिसिट है। दो ऑप्शन हमें पिक करनी थी, बाइंग गोल्ड नहीं, ये तो सरप्लस के केस में होता है, और पेइंग ऑफ डेट ये भी सरप्लस के केस में, ये दोनों ऑप्शन नहीं करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है रनिंग अ डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है नेट आउटफ्लो ऑफ डिमांड वर्सेस इनकम दैट कम्स इनटू अ कंट्री। डेफिसिट का मतलब है कि नेट आउटफ्लो हो रहा है। नेट आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ, आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज्यादा है। इसका मतलब है अब आपका इनफ्लो कम हो गया, आउटफ्लो बढ़ गया, ठीक हो गया। और इसको हम ये भी बोलते हैं नॉट पेइंग देयर वे। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, फॉल्स नहीं है। आपने दो एडवांटेजेस बताने हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के दो कोई से एडवांटेज बताने। अवॉइड्स द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें गवर्नमेंट को किसी भी तरह की कोई भी मुदाखलत करने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल ठीक, ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है। अवॉइड डैमेजिंग स्पेकुलेशन अगेंस्ट द करेंसी, ये अवॉइड्स डैमेजिंग स्पेकुलेशन अगेंस्ट करेंसी तो फिक्स एक्सचेंज रेट का एडवांटेज है, फ्लोटिंग का नहीं है। इसमें एक्सचेंज रेट डैमेज नहीं होता, डेप्रिशिएट नहीं होता, क्योंकि हमने फिक्स किया हुआ होता है। प्रोमोट्स फ्री ट्रेड मींस इसमें ना कोई एक्सचेंज गेन आएगा ना ही एक्सचेंज लॉस आएगा, तो इसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड हो रही है। तो इसका मतलब है ना ही एक्सचेंज गेन है ना ही एक्सचेंज लॉस है, तो ट्रेड कौन सी हुई, फ्री ट्रेड। तो अब ये फ्री ट्रेड जो हो रही है वो तो फिक्स एक्सचेंज रेट के केस में है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के केस में नहीं है, तो ये तो उसका एडवांटेज है। मे एक्ट ऑटोमेटिकली टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में ले आएगा, ये बिल्कुल एडवांटेज है। और ये किसका है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का। क्वेश्चन नंबर 7, जापानीज इंपोर्ट्स मोर गुड्स फ्रॉम पाकिस्तान। अगर जापानीज ने पाकिस्तान से सामान खरीदा तो पाकिस्तान की क्या बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, बाकी हालात एक जैसे नहीं। अब आपने बताना आर बैलेंस ऑफ पेमेंट विल इंप्रूव, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा है, इसको टिक कर ले। मैंने जैसे पहले भी बताया था, कंप्लीट ऑप्शन पढ़ के अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ना लिखी हुई हो तो पूरी ऑप्शन पढ़ने के बाद क्लिक कीजिएगा। आर बैलेंस ऑफ पेमेंट विल डिटीरियोरेट, ये गलत बात है। जापानीज बैलेंस ऑफ पेमेंट विल डिटीरियोरेट, बिल्कुल, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, उनकी इंपोर्ट्स बढ़ रही है, तो जब इनकी इंपोर्ट्स बढ़ेगी तो उनका आउटफ्लो बढ़ेगा, तो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटीरियोरेट करेगा। अब डेल्टा ऑप्शन देखिएगा, बोथ ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, ये भी ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों ऑप्शन करेक्ट है। हमें ये मेंशन करना है, क्योंकि यहां पे किसी भी जगह पे नहीं लिखा हुआ दो ऑप्शन टिक करें, ठीक हो गया जी बच्चे। अगर टोयोटा कंपनी एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करे पाकिस्तान में, यहां पे पाकिस्तान में फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो रही है, याद रखना, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट किस सेक्शन में लिखा जाएगा, जैसे कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में लिखेंगे, कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, ये करंट अकाउंट नहीं है, ये क्या है, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन, तो कैपिटल अकाउंट किस में लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया, अल्फा ऑप्शन के। और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं बन रही, मैंने सभी ऑप्शन पढ़ ली, जैसे करंट अकाउंट, इनविजिबल बैलेंस और ऑफिशियल फाइनेंसिंग। रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। कौन सी मॉनिटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी। इस केस में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं पैसे की सप्लाई कम हो जाए। अगर हम पैसे की सप्लाई कम करना चाहते हैं, लोगों के पास पैसा मौजूद है, आवाम के पास, जनरल पब्लिक के पास पैसा मौजूद है, हम चाहते हैं पैसा उनसे सेंट्रल बैंक के पास चला जाए। अब सेंट्रल बैंक को क्या चाहिए, अगर सेंट्रल बैंक चाहता है मैग्नेटिक फोर्स की मदद से
मनी को इनके पास से, पैसे को इनके पास से अपने पास ले आए, पैसे का बहाव उसकी तरफ बढ़ जाए, तो उसे एक फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। वो कौन सी फोर्स है? इसकी फोर्स। अब इसकी फोर्स बढ़ाने के लिए उसे अट्रैक्शन क्रिएट करनी है इन लोगों के लिए, तो उस केस में क्या होगा? ये रेट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं ये लोग फॉरेनर्स हैं, ये फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं, तो आपको अपने कंट्री का एक्सचेंज रेट, अब एक्सचेंज रेट भी कौन सा चाहिए? इंप्रूव वाला चाहिए या आपको डिवैम्ड चाहिए? कौन सा चाहिए? इंप्रूव चाहिए, एप्रिशिएटेड चाहिए या डेप्रिशिएटेड चाहिए? एप्रिशिएटेड, ताकि लोगों को पता हो कि हमारे पैसे की वर्थ भी कम नहीं होगी। तो सेकेंडली क्या होगा? एक्सचेंज रेट भी कौन सा चाहिए? एक्सचेंज रेट भी एप्रिशिएटेड। ये दोनों बातें अब याद रखनी है। अब इसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर पिक करना है। पहली ऑप्शन हाई इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अभी आपने मेंशन नहीं करना, पूरा पढ़ ले। हाई इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन बिल्कुल गलत बात। अगली दो ऑप्शन देखिएगा, लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर इंटरेस्ट रेट, ये दोनों ऑप्शन तो किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं। तो फिर बेस्ट आंसर कौन सा हुआ? अल्फा। नेक्स्ट, पाकिस्तानी रेजिडेंट अगर इन्वेस्टमेंट करे एक कंपनी में जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है, एक कंपनी जो कि कहां पे मौजूद है? यूनाइटेड स्टेट में। पाकिस्तानी रेजिडेंट उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मींस यूएसए में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी पाकिस्तान में इसको कैसे? अब पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट कर डाली कैपिटल अकाउंट में, तो बताइए क्रेडिट करंट अकाउंट, गलत बात, ये करंट अकाउंट तो है ही नहीं। डेबिट करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट तो है ही नहीं, ये तो दोनों ऑप्शन ही बिल्कुल गलत। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो मुझे बताइएगा एसेट्स बढ़ रहे, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पाकिस्तान से आउटफ्लो बढ़ रहा है। ठीक हो गया ना? पाकिस्तान की एक तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, दूसरी तरफ बैंक या आउटफ्लो हो रहा है, तो डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11, द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द करेंसी ऑफ अ कंट्री विल टेंड टू इंक्रीज। एक्सचेंज रेट एक कंट्री का इंक्रीज करेगा, इंप्रूव करेगा। कब इंप्रूव करेगा? डिमांड फॉर कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर कंट्री की डिमांड गुड्स की बढ़ेगी तो इसका मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। अगर एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? ये डायरेक्ट फंक्शन होता है डिमांड फॉर करेंसी, डिमांड ऑफ करेंसी का डायरेक्ट फंक्शन है। अब आप मुझे बताएं, अगर करेंसी की डिमांड रेज कर जाएगी तो एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट नहीं कर जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा। कैसे? कर्व बना लेते हैं, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर करेंगे एक्सचेंज रेट को, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी, डिमांड ऑफ रूपी और सप्लाई ऑफ रूपी, जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम और ये भी इक्विलिब्रियम। इन केस अगर डिमांड रेज कर जाए, अब डिमांड बढ़ेगी ना, डायरेक्ट फंक्शन है एक्सपोर्ट्स का, T1 होगी। अब आप मुझे बताइएगा, इस केस में आउटपुट क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए उन्हें पाकिस्तानी रुपए की, और एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा, तो अब एक्सचेंज रेट इंक्रीज नहीं होगा, तो यही कह रहे हैं ना, विल टेंड टू इंक्रीज। तो फर्स्ट वन ऑप्शन करेक्ट है। अभी टिक ना कीजिएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ ले। वैल्यू ऑफ डोमिनेंट रिजर्व ट्रांजैक्शन करेंसी एप्रिशिएट नहीं। सप्लाई का ताल्लुक तो इंपोर्ट के साथ होता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। सिटीजन ऑफ दैट कंट्री इंक्रीज इंपोर्ट नहीं, ये भी बात ठीक नहीं। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? अल्फा। नेक्स्ट, डिमांड फॉर इंपोर्ट्स मे बी प्राइस इनइलास्टिक। कहते हैं इंपोर्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक हो सकती है। इनइलास्टिक का मतलब कम नहीं होगी। वो किन रीजंस की वजह से? पहली बात, हम इंपोर्टेड गुड्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, हो सकती है ये बात।
फर्मली इंटरेस्ट प्रेफरेंस फॉर इंपोर्टेड, डाई हार्ड फैन है जी इंपोर्टेड गुड्स की, ठीक हो गया। और हमारी डोमेस्टिक फर्म्स इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो अपने ही कंट्री में इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस कर सके या उस क्वालिटी की गुड्स बना सके। तो ये थर्ड वन ऑप्शन भी है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। तो क्या हुई ऑप्शन? ऑल ऑफ द अबव, डेल्टा। अच्छा बच्चे नेक्स्ट, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव मेजर, वो आपको याद है ना, प्रोटेक्टिव मेजर हमने पढ़ा था, इसको क्या कहा था हमने? करेक्टिव मेजर्स, शाबाश। इसका दूसरा नाम क्या था? करेक्टिव मेजर्स। तो करेक्टिव मेजर्स जो है गवर्नमेंट वेयर ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट मे बी इंपोर्टेड, आपने एक खास क्वांटिटी फिक्स कर दी, उससे ज्यादा आप चीजें नहीं मंगवाएंगे, तादाद मुख्तस कर दी आपने, कंट्री में आप मंगवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। याद करें इसे क्या कहा था? बिल्कुल नहीं मंगवा सकते, एम्बार्गोस। अगर एक लिमिटेड अमाउंट मंगवा सकते हैं तो कोटा, बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा सा एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का एडवांटेज नहीं है, वो बताना। नॉट पे फोकस कीजिएगा। इट मिनिमाइज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की मुदाखलत कम हो जाएगी इसके केस में। इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, अच्छा अब ये तो एडवांटेज है ना फ्लोटिंग का, उसने कहा है ना हो, तो ये ऑप्शन तो ठीक ना हुई। इट ऑटोमेटिकली करेक्ट, ये वाकई ऑटोमेटिकली डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कर देता है, ये एडवांटेज है, उसने कहा वो एडवांटेज ना हो, वो बताना है आपने। इट स्टिमुलेट डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, ये स्टिमुलेट करेगा डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स को, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स को स्टिमुलेट करेगा। नहीं, ये तो बात हमने नहीं पढ़ी थी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के केस में, ठीक है ना। स्टिमुलेट करना, बढ़ाना, कौन बढ़ाएगा? सेंट्रल बैंक बढ़ाएगा, नहीं करेगा। वो तो क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज में मार्केट टर्म्स की बेस पे होगा। और लास्ट पे ये ऑप्शन हो सकती है जो हमें पिक करना है, इट फ्रीज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। जी बताइएगा, इट फ्रीज, जी फ्रीज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा अब ये तो एडवांटेज है, ठीक हो गया ना। तो अब हमने क्या कहा था? हमने कहा था फ्लोटिंग का एडवांटेज नहीं होना चाहिए, तो फिर कौन सी ऑप्शन हुई? जी बच्चे बिल्कुल ठीक हो गया, तो इसकी ऑप्शन हुई चार, सी ऑप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज नंबर 15, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। अगेन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी का क्या मतलब है? कि पैसे की सप्लाई इन सर्कुलेशन कम करनी है ओपन इकोनॉमी के अंदर। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन कंट्री से भी मूव कर सकते हैं हमारे कंट्री के अंदर। तो ओपन इकोनॉमी जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो सकती है, आपको पता है ना, ओपन इकोनॉमी जिसमें फॉरेन ट्रेडर का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो जी बच्चे, विद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होगा, वुड पॉसिबली स्टीयर द इकोनॉमी टूवर्ड्स। अब अगेन ये वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने पहले समझाया, अगर आप पैसे की सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पैसे की सप्लाई को कम करना चाहते हैं, लोगों के पास पैसा मौजूद है, उन्हें कहें वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, वो आपको दें, आपकी सिक्योरिटीज को बाय करें। वो आपकी सिक्योरिटीज को कब बाय करेंगे? जब आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा लालच देंगे, आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर प्रीमियम के रेट को बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब है रेट बढ़ जाएगा और आपकी करेंसी भी एप्रिशिएट होगी, तभी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। उसे डर नहीं होगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, मेरा पैसा उसकी वर्थ कम होनी शुरू हो जाए। तो आपको एक्सचेंज रेट को भी एप्रिशिएट करना है और प्रीमियम के रेट को भी हाई करना है। तो अल्फा ऑप्शन ठीक है, बट हम पहले पढ़ लेते हैं बाकी वाली। हाई इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन गलत बात है, और लो रेट ये तो बात ठीक है ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत है, रॉन्ग है। तो बेस्ट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन है। अगर यूएस रेजिडेंट फैक्ट्री सेट कर दे पाकिस्तान, यूएस रेजिडेंट है,
पाकिस्तान में फैक्ट्री सेट कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में कैसे रिकॉर्ड की जाएगी? अब पैसा यूएसए से पाकिस्तान में आ रहा है, ठीक हो गया, वो पाकिस्तान में फैक्ट्री सेट कर रहा है। क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां पे इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे और दूसरी तरफ इनफ्लो होगा हमारा, ठीक हो गया ना। तो अब यहाँ पे है भी करंट नेचर की नहीं, कैपिटल नेचर की। तो करंट अकाउंट ए और बी तो बिल्कुल गलत। हाँ, कैपिटल अकाउंट की बात तो करते हैं। कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? शाबाश, क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सी हुई? 4। विच एक्सचेंज रेट सिस्टम डज नॉट रिक्वायर मॉनिटरी रिजर्व फॉर ऑफिशियल एक्सचेंज रेट इंटरवेंशन? किस एक्सचेंज रेट को मॉनिटरी रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है? एक्सचेंज रेट को आपस में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, फ्लोटिंग के केस में कोई नहीं होता, वो मार्केट की जरूरत के मुताबिक अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, ठीक हो गया। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं ऑप्शन, मैनेज भी नहीं, और डुअल एक्सचेंज रेट नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, अगर अमेरिकन की एक्सपोर्ट बढ़ जाए और अमेरिकन इंपोर्ट्स कम हो जाए, अमेरिका की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए और अमेरिका की इंपोर्ट्स कम हो जाए, द वैल्यू ऑफ द डॉलर विल, डॉलर की वैल्यू क्या करेगी? एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट? अब आप मुझे बताएं, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो डिमांड राइज करेगी, इंपोर्ट्स कम होंगी तो सप्लाई फॉल करेगी। तो आप मुझे बताएं, अगर सप्लाई फॉल कर जाए और दूसरी तरफ डिमांड राइज कर जाए तो एक्सचेंज रेट क्या कर जाएगा? एप्रिशिएट कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, डिमांड डायरेक्ट फंक्शन होता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा जी बच्चे, सिलेक्ट एनी 2 नॉन मॉनिटरी मेजर। आपने कोई से 2 नॉन मॉनिटरी मेजर्स बताने हैं। डिफ्लेशन मॉनिटरी मेजर है, गलत बात। कोटा जी ये बिल्कुल है। 2 बताने हैं तो अब यहां पे हम टिक कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन बिल्कुल, ये भी ऑप्शन ठीक है। और डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट नहीं, ये मॉनिटरी मेजर होता। ये डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 20 में, डिपिक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जेकब बना हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पता चल रहा है। जेकब का रिलेशनशिप होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का टाइम के साथ, ठीक हो गया। ये जेकब है। अब ऑप्शन देखते हैं, इनवर्स जे गलत बात, ये तो जेकब है। अच्छा, जेकब के ऑप्शन ठीक है, बट बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट गलत बात, एवरेज कॉस्ट ये भी ठीक नहीं, तो कौन सा कर्व हुआ? जेकब। देखिए, अगर ये कर्व बना हुआ है ना, आप इसके वेरिएबल लास्ट भी देखिएगा। हो सकता है ये एवरेज कॉस्ट यू शेप बनाई हो, पूरी तरह से ना बनी हो। आपको पता है ना, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी ऐसा बना हुआ होता समटाइम, बट आपको वेरिएबल्स बता देंगे। उसके केस में अगर वेरिएबल्स होते तो कौन कौन से होते? वाई एक्सिस पे कॉस्ट, एक्स एक्सिस पे आउटपुट। शाबाश। जेकब शो द इंपैक्ट ऑफ, जेकब किसके दरमियान में रिलेशनशिप शो करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बिल्कुल ठीक हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं, टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं, नन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टैरिफ? टैरिफ का क्या फंक्शन है? 2 ऑप्शन बतानी। गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिक्रीज हो जाए, नहीं, इसमें तो टैक्सेस बढ़ते हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, ये बात गलत लिखी हुई है। इंक्रीज प्राइस ऑफ इंपोर्ट, बिल्कुल ठीक, ये बात सही है। 2 ऑप्शन है तो मैं इसको टिक कर देता हूं, क्योंकि आपको याद है टैरिफ का कर्व कैसे बनाया था हमने? एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस एक्सचेंज रेट, आउटपुट क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इंटरनेशनल मार्केट में वर्ल्ड प्राइसेस ये है, वर्ल्ड प्राइसेस दिस वन। अब इस सिचुएशन में क्या होगी? क्वांटिटी डिमांड दिस वन एंड क्वांटिटी सप्लाई दिस वन, दरमियान का डिफरेंस इंपोर्ट होगा। अच्छा, अब इन केस अगर वर्ल्ड प्राइसेस प्लस टैरिफ हो जाए, वर्ल्ड प्राइस प्लस इसमें क्या चीज ऐड हो जाए? टैरिफ इसमें ऐड हो जाए, तो ये बात हो जाएगी। अब आप मुझे बताएं, इसमें वर्ल्ड प्राइसेस की वजह से, अब आप मुझे बताएं
जब ये बढ़ेगी तो प्राइस इंपोर्ट्स की बढ़ी है या कम हुई है? वर्ल्ड प्राइसेस, शाबाश, ठीक हो गया ना। तो इसमें टैरिफ लग गया, अब इंपोर्ट की प्राइसेस क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। इंप्रूव द करंट अकाउंट डेफिसिट, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड 1 हो गई और ये सप्लाई बढ़ गई। अब ये हमारी इंपोर्ट्स इतनी रह गई, पहले कितनी थी इंपोर्ट्स? पहले तो ये यहां से यहां तक थी इंपोर्ट्स, पहले ये वाली इंपोर्ट्स थी, अब ये इंपोर्ट्स है। तो इंपोर्ट्स क्या हो गए? कम हो गए। अगर इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बेटर हो जाएगा। 2 ऑप्शन है तो ये ऑप्शन भी ठीक है। प्रोवाइड लेस प्रोटेक्शन, नहीं, ये बात ठीक नहीं। एमसीक्यूज नंबर 23, अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन अब्रॉड में कम हो, बैरून मुमालिक में इन्फ्लेशन का रेट कम हो, इसका मतलब क्या है? वहां पे चीजों की कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ रही, तो इफेक्ट लेस देन इफेक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा हो, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, चीजों की कीमतें बढ़ रही, तो जब पाकिस्तान में चीजों की कीमतें बढ़ेंगी तो आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान से लोग चीजें खरीदेंगे? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ हमें यहां पे ये बताना है, यहां पे 2 ऑप्शन उसने नहीं कहा, एक ऑप्शन हमने क्लिक करनी है। अगर एक ऑप्शन हमने क्लिक करनी है तो फिर हमें देखना पड़ेगा अदर कंट्री के अकॉर्डिंगली कि उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी। जब उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो पाकिस्तान की क्या बढ़ जाएंगी? इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, ठीक हो गया। तो पाकिस्तान इकोनॉमी, देन इफेक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आएगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये इफेक्ट आएगा, पाकिस्तान बैरून मुमालिक की बनी हुई चीजों को ज्यादा खरीदेगा, क्योंकि उसके लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी बनी हुई चीजें महंगी है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की बैरून मुमालिक से बनी हुई चीजें खरीदना इस वजह से सहूलतमंद है क्योंकि पाकिस्तान को बाहर से बनी हुई चीजें जो मिल रही है वो सस्ते दामों मिल रही। तो एक्सपोर्ट्स को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, इग्नोर कर दिया। अब आते हैं इंपोर्ट पे। इंपोर्ट बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट क्या हुई? 4। क्वेश्चन नंबर 24, फॉलोइंग आर आइटम्स रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के आइटम्स है, आपने करंट अकाउंट बताना है। अब देखें, अगर करंट अकाउंट बताना है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, डिविडेंड रिसीव को इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट का है, ये भी कैपिटल नेचर की है, और फॉरेन रेमिटेंस ये ट्रांसफर पेमेंट्स को कहते हैं। अच्छा, अब ये आपके सामने इंफॉर्मेशन होगी, अब इसको टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया 1210 और 900, इन दोनों को सम करें, इन दोनों को सम करेंगे तो कितनी अमाउंट बन जाएगी? 11 ये फिगर, और इसमें से माइनस कर दें 2902 ये फिगर, और 500। इसका मतलब ये फिगर बड़ी होगी। इनको नेट सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आए, बल्कि मैं कैलकुलेट कर देता हूं और मैं लिख भी देता हूं, ठहरिएगा 1 मिनट। जी, ये फिगर आ रही है 1292 मेरे मुताबिक, मैं गलती भी कर सकता हूं, 1292, और ये डेफिसिट की है, सरप्लस की फिगर नहीं है, ये डेफिसिट की फिगर है। अच्छा जी, नेक्स्ट 25, द डैश थ्योरी स्टेट्स दैट रीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी विल नॉट इमीडिएटली कन्वर्ट। क्या मतलब? अगर करेंसी को रिवैल्यूएट करें तो उसी वक्त आप सरप्लस से डेफिसिट में नहीं चले जाएंगे। किसने बात बताई? जे ने नहीं, इनवर्स जे ने बताई ये बात। नेक्स्ट 26, डैश रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों है तो आपको याद रखना है बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, ट्रेड नहीं होगा। अगर ट्रेड होता तो जस्ट गुड्स होती। बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट यही ऑप्शन है। कैपिटल और करंट नहीं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज नंबर 27 डिस्कस करते हैं बच्चे। अच्छा बच्चे, इंपोर्ट इज प्राइस इन इलास्टिक। अगर इंपोर्ट प्राइस इन इलास्टिक हो एंड एक्सपोर्ट प्राइस इलास्टिक हो, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट्स,
डोमेस्टिक करेंसी क्या करेगी, एप्रिशिएट कर जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 27। इंपोर्ट क्या है, प्राइस इन इलास्टिक, एक्सपोर्ट्स क्या है, प्राइस इलास्टिक। इफ डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट, अगर डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट कर जाए तो डोमेस्टिक करेंसी के एप्रिशिएट करने की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, बताइएगा मुझे। अगर एप्रिशिएट करेगी तो इंपोर्ट प्राइस इन इलास्टिक है, तो आप मुझे बताएं क्या हम इंपोर्ट कम कर पाएंगे, नहीं, इंपोर्ट कम नहीं कर पाएंगे। तो जब इंपोर्ट कम नहीं होगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, हमारा आउटफ्लो कम हो जाएगा, हमारा आउटफ्लो कम हो जाएगा। क्वांटिटी तो कम नहीं कर सकते बट आउटफ्लो हमारा कम हो जाएगा और उससे इंपोर्ट्स हमारी बढ़ भी सकती हैं। और एक्सपोर्ट्स प्राइस इलास्टिक है, ठीक हो गया। अब एक्सपोर्ट्स हमारी क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो अब आप मुझे बताइएगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, शाबाश, वो कम हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा। अब इंपैक्ट बताइएगा। डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, गलत बात, ये ठीक नहीं है, गलत होगी, पहली बात नहीं बता दिया। डिक्रीज इन इंपोर्ट, ये भी बात गलत, ये दोनों ऑप्शन ही ठीक नहीं है। इंक्रीज इन बोथ, दोनों इंक्रीज नहीं कर रहे, ये बात अभी हमने पढ़ ली। इंक्रीज इन इंपोर्ट, ये बात ठीक है, और डिक्रीज करेगी एक्सपोर्ट रेवेन्यू, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पहली तीन ऑप्शन ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं इस पे टिक कर रहा हूं। सही हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज नंबर 28। व्हाट इज नॉट डिफाइंड बाय जेकब, जेकब ने क्या चीज डिफाइंड नहीं की शॉर्ट रन में, दो ऑप्शंस बतानी। जेकब ने क्या चीज डिफाइन नहीं की, दो ऑप्शन बतानी। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इलास्टिक है, ये बात नहीं डिफाइन की, सही हो गया। दो ऑप्शन बतानी है तो मैं टिक कर देता हूं। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इंक्रीज, क्या ये डिफाइन किया है, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इंक्रीज, जी क्या ये बताए ना, सोचे अच्छे तरीके से, इसको कंसीडर करें, नहीं, इसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं। क्लियर हो गया। एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम, वैल्यू की बात नहीं हो रही, यहां पे थी वैल्यू, वॉल्यूम की बात करते तो ये करेक्ट हो जाता, बट यहां पे वॉल्यूम की बात है, ये तो ठीक है ऑप्शन, सही हो गया। नॉमिनल ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज, जी ये बात हमने पढ़ी थी कि अगर हम अपने एक्सचेंज रेट को क्या कर दें, अगर रीवैल्यू कर दें, इंप्रूव कर दें, तो पहले हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा, देन क्या हो जाएगा, डेफिसिट में चला जाएगा। पढ़ा हुआ है ना ये बात, तो ये बात भी ऑप्शन में ठीक है। तो कौन सी दो ऑप्शन थी, ए और बी, ठीक हो गया जी। एमसीक्यूज नंबर 29। जेकब डिपिक्ट, दो ऑप्शंस बताने। शॉर्ट रन में ट्रेड बैलेंस गेट्स इंप्रूव्ड, नहीं, ये लॉन्ग रन में होता है। फर्म्स आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू राइजिंग डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इन लॉन्ग रन, फर्म्स जो होंगी वो रिस्पॉन्ड करेंगी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स को लॉन्ग रन में, बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। दो ऑप्शंस बतानी है तो इसको टिक भी कर लेते हैं। डोमेस्टिक कस्टमर्स रिड्यूस करेंगे डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स इन लॉन्ग रन, ये भी बात ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी लॉन्ग रन में और इंपोर्ट्स कम। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। अज्यूम करें कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के साथ, क्या होगा इनमें से। अज्यूम किया कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में, एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, ठीक हो गया। देयर विल बी नो चेंज इन एक्सचेंज रेट, नहीं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है तो ये बात तो ठीक नहीं है। फिक्स की बात होती तो हम बात मान भी लेते। इंपोर्ट विल चीपर फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, बताइएगा ये बात ठीक है या नहीं। अज्यूम दैट पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अच्छा, आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सरप्लस में अगर आ गया तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में लेके आएगा। अब इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अगर ये सिचुएशन याद करें, ये कब बना के बताया था, अगर ये सिचुएशन डिमांड और ये सप्लाई,
ठीक हो गया। अगर हम इस सिचुएशन में हैं, इसका मतलब क्या है, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। इसका क्या मतलब, एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और इंपोर्ट्स हमारी कम है। तो हम इस डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में आना चाहते हैं। तो हमारी करेंसी क्या करेगी, एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट? बताएं, जल्दी से बताएं ना। शाबाश, एप्रिशिएट। अगर एप्रिशिएट करेगी, अगर एप्रिशिएट करेगी तो आप मुझे बताइएगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो क्या चीज बढ़ रही है, सप्लाई फंक्शन है ना इंपोर्ट्स का, तो क्या चीज बढ़ रही है, इंपोर्ट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा ना, ये क्वांटिटी हो जाएगी। इसका मतलब है इंपोर्ट्स हमारी बढ़ जाएगी। शाबाश, ये तो कौन सी ऑप्शन ठीक है, शाबाश, ये ऑप्शन ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ अदर करेंसीज विल राइज, नहीं वो तो एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। इंपोर्ट विल बी एक्सपेंसिव, नहीं एक्सपेंसिव नहीं होगी, चीपर हो जाएगी। तो कौन सी ऑप्शन बेस्ट हुई, बीटा ऑप्शन। समझ भी आ गई है ना, लॉजिकली क्लियर भी हो गया। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज विजिबल आइटम्स को कहते हैं, कौन सी आइटम्स, विजिबल आइटम्स के लिए वर्ड बोला जाता है। और इंपोर्ट मर्चेंडाइज इज, बताएं, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिजिकल आइटम में सिर्फ ट्रेड होगा। एक ऑप्शन बतानी है, पहले देख लें, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नहीं होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड भी नहीं होगा, यही ऑप्शन करेक्ट। MCQs नंबर 32, इफ एन इंडिविजुअल डिस्पोजेबल इनकम फॉल्स, अगर एक इंडिविजुअल की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन कंट्रीज इंपोर्ट डिमांड। आपने बताना है कंट्री की इंपोर्ट डिमांड में क्या इंपैक्ट आएगा, एंड ऑन द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी की डिमांड में क्या इंपैक्ट आएगा। अगर एक इंडिविजुअल की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए तो आप मुझे बताइएगा, डिस्पोजेबल इनकम के कम होने से व्हाट इफेक्ट कंट्रीज इंपोर्ट डिमांड एंड ऑन द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। इंपोर्ट बढ़ेगी नहीं, आपको पता है ना इंपोर्ट क्या होती है, हाईली इनकम इन इलास्टिक, लेकिन इनकम यहां पे कम हो रही है। इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी ना, ठीक हो गया। डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स डिक्रीज करेगी, ये बात ठीक है। एंड डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, बिल्कुल सही हो गया जी, क्योंकि फॉरेन करेंसी की डिमांड भी अब मैंने मिसाल के तौर पे बात समझनी है। मुझे यूएसए से प्रोडक्ट खरीदनी है, लैपटॉप खरीदना है, तो मुझे उसके लिए डॉलर्स चाहिए होंगे, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, मेरे लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर मुझे लैपटॉप यूएसए से बाय नहीं करना, क्या मैं यूएसए की करेंसी की डिमांड बढ़ाऊंगा, नहीं ना, तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है। लास्ट वन 33, पाकिस्तान इज फेसिंग बीओपी डेफिसिट में और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, कौन सी बात ठीक है, ढूंढ लेते हैं कौन सी बात ठीक है। इंजेक्शंस आर ग्रेटर देन विड्रॉल्स, नहीं, ये इसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ पीकेआर टू राइज, नहीं, राइज करेगी एक्सटर्नल वैल्यू पीकेआर की। बताएं, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, डेफिसिट में अगर हुआ तो ये सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन है। अब इस केस में पाकिस्तान को अपने एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करना है या एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इस केस में हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट ना कि एप्रिशिएट, और इस केस में हम क्या करते थे, एप्रिशिएट करते थे। क्लियर हो गया। अगर तो ये आपके सामने सिचुएशन है तो अब आपको बात क्लियर होगी, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। तो बच्चे ये एक्सटर्नल वैल्यूज टू राइज नहीं, एक्सचेंज रेट राइज नहीं करेगा, बल्कि एक्सचेंज रेट फॉल करेगा या डेप्रिशिएट करेगा, या इसको हम डी वैल्यू भी बोलते हैं। याद है ना आपको सारी ऑप्शंस, तो ये ऑप्शन ठीक है। एडी इज इंक्रीजिंग, नहीं, ये भी बात ठीक नहीं। ठीक है जी बच्चे, ये लास्ट वन एमसीक्यूज था। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जरूर कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।